हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टेप्स, आपका अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम के लिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की एक कंप्लीट और डिटेल्ड सीरीज, जो सिर्फ एसएससी ही नहीं बल्कि स्टेट पीसीएस और रेलवेज के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आज का टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो होगा प्रीएम्बल एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो सबसे पहले हमारे पार्ट 1 या सेक्शन 1, जो मेरी हर वीडियो में स्टार्टिंग में रहते हैं सेक्शंस वगैरह, तो सेक्शन 1 जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी अगर हिंदी में बात करें तो संविधान देश या भारत की डेमोक्रेसी की नींव। चलिए पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन असल में होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि देश का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, लोगों के राइट्स क्या होंगे और इंस्टीट्यूशंस के रोल क्या होंगे। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बारे में अभी हम लोग सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जानेंगे। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ था। लेकिन अगर इसके लागू होने की डेट देखें, ये तो एडॉप्शन की डेट थी। एडॉप्शन 26 नवंबर 1949 को हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 इस दिन ये संविधान जो है इंडिया का, ये इन्फोर्स हुआ। इन्फोर्स इस दिन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग एक तरीके से सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कह सकते हैं। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया था। बेसिकली इसके अंदर भी कुछ कमिटीज थी, ये आप लोग मेरी कमिटी वाली वीडियो जो आने वाले फ्राइडे को आएंगी उसको आप देख सकते हो, या तो इसके बारे में अभी हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में भी आगे चल के पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1946 में बनी और 1950 जब तक संविधान लागू नहीं हो गया तब तक के लिए रही, इस चीज को देखती है। इसके बाद अब हम लोग अपने सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2 की तरफ बढ़ने पे हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? हम लोग प्रिएम्बल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रिएम्बल की बात करें तो प्रिएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, ये बताता है कि देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ये एक तरीके से रीजंस और गाइडिंग वैल्यूज भी देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ये एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिएम्बल जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है अगर हम लोग देखें तो ये एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होने के साथ साथ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को भी बताता है। उसके साथ साथ ये जो है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये बेसिकली एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में आप लोग एंशियंट वो मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे।
उसके साथ साथ आप लोग ये भी देखेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में भी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके कौन आया। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग उस चीज को मुझको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मॉडिफाइड फॉर्म ही क्या है? हमारा प्रियम्बल है। प्रियम्बल पे कुछ लोगों ने कुछ चीजें भी कह रखी हैं, जैसे इसको आईडी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको किसने बोला? बेसिकली आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको एन ए पालकी वाला ने बोला, एन ए पालकी वाला ने बोला। ठीक है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एन मुंशी ने बोला। और इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला? के एम मुंशी ने बोला। ठीक है, तो हमारा जो प्रियम्बल है वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन का असली सोर्स पब्लिक को बताया गया है, ये चीज हमारा प्रियम्बल पहले ही बता देता है। इसमें ही कुछ शब्द का डीप मतलब है जो एसएससी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनवाता है। जैसे कि जो कीवर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं, वो पहला कीवर्ड है सोवीरियन। सोवीरियन, सोवीरियन कहने का मतलब है पीपुल हैव सुप्रीम राइट्स टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। कहने और जो एक्सटर्नल पावर से इंडियन गवर्नमेंट डिक्टेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो पीपल की ही पूरी राइट है। इंडिया इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। एक तरीके से ये बताता है कि इंडिया जो है, इंडिया इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। मतलब इंडिया इज नॉट गवर्नड और डिक्टेटेड बाय एनी अदर पावर इन द वर्ल्ड। उसके बाद दूसरा जो है वो आता है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, ठीक है, अगर हम लोग सोशलिस्ट की बात करें तो ये एक तरीके से वेलफेयर पॉलिसी फॉर सोशल इक्वालिटी को बताता है। मतलब वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली by the society. Government should regulate the ownership of land and reduce the social economic inequalities. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करे लैंड की ओनरशिप को और सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को हटाए। तो ये एक तरीके से वेलफेयर पॉलिसी, वेलफेयर पॉलिसीज फॉर सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी के लिए जो वेलफेयर पॉलिटी है, पॉलिसीज होनी चाहिए, वो चीज आपकी सोशलिस्ट बताता है। तीसरा आता है सेकुलर। सेकुलर मतलब इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। एक तरीके से जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम रखते हैं। इंडिया की कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिस को बायसनेस नहीं दिखाएगी और उसके साथ साथ इक्वल रिस्पेक्ट हर एक प्रैक्टिस या रिलीजन को दिखाएगी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल।
गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये एक तरीके से वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है जिसमें पीपल जो हैं वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करें, पीपल जो हैं जिनको चुने वही उनको रूल करे और उनके लिए अकाउंटेबल रहें। गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल पॉलिसी पे रन करे। ठीक है। वहीं अगर हम इसमें आप लोगों को एक फैक्चुअल नॉलेज के लिए एक बात कहें तो जो यूके है जिसने जिसको हम लोग ब्रिटेन कहते हैं वो आपकी रिपब्लिक स्टेट नहीं है। इसके बाद आता है फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट रिपब्लिक। ये सारे की सारी चीजें आपके प्रियम्बल में इंक्लूडेड है। रिपब्लिक की बात करें तो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। रिपब्लिक किसको डिनोट करता है? इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट ये कौन है? अगर देखा जाए तो ये हम लोगों के प्रेसिडेंट की बात करता है। ये हम लोगों के किसकी बात करता है? ये हम लोगों के प्रेसिडेंट की बात करता है। कहने का मतलब है हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हेरिडेटरी नहीं होगा, वो इलेक्टेड होगा। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों के इसमें जस्टिस को भी एक पोजीशन दी गई है। अगर हम लोग देखें जस्टिस को भी पोजीशन दी गई है। लेकिन जस्टिस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगा कि ये चीज याद रखिएगा कि 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके रेफरेंस जिसको मैंने आप लोगों को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के टाइम पे भी बताया था। जो मेरी एक वीडियो है यहाँ पे आई बटन पे आपको वो वीडियो शो हो रही होगी, आप वहां से जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी। तो उसके साथ साथ और भी चीजें जोड़ी गई होंगी क्योंकि मैंने वहां पे आपको ये भी बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट को आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को भी ऐड किया गया था। ये अमेंडमेंट इतना सिग्निफिकेंट भी था क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट ये अमेंडमेंट था कि क्या कि कुछ बताया मतलब इससे ज्यादा इसको नहीं कहा जा सकता। इसके बाद अगर हम प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये भारत के कोर प्रिंसिपल्स हैं। ये भारत के कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सबको पता होने चाहिए। अब हम लोग थोड़ा इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं अपने छठे पॉइंट जस्टिस के बारे में, जो कि भारत का ऑब्जेक्टिव है, भारत के एक प्रिंसिपल में काउंट होता है। तो जो जस्टिस है, जस्टिस इंडिया में 3 लेवलों पे दी जा सकती है। सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे। पॉलिटिकल लेवल पे, ठीक है। और जस्टिस किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं की जा सकती। किसी भी ग्राउंड मतलब किसी भी ग्राउंड, कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, किसी भी तरीके से सोशल इनइक्वालिटी नहीं दिखाई जा सकती। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव इसीलिए है कि सोशल इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए और उसके साथ साथ गवर्नमेंट बेसिकली किसी भी डिसएडवांटेज ग्रुप के वेलफेयर के लिए काम करे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो जानने की जरूरत है वो आता है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी की बात करें तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की दी गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन और लिबर्टी ऑफ बिलीफ। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। लिबर्टी में क्या है? किसी भी तरीके का अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सिटीजन पे नहीं लगा सकते आप। उसके साथ साथ सिटीजन क्या सोचता है, सिटीजन क्या चाहता है, उस चीज को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है और उसके साथ साथ वो किसी भी एक्शन को भी मतलब किसी भी बिलीफ को भी फॉलो कर सकता है। इस चीज पे आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। ये चीज हमारा प्रियम्बल एक ऑब्जेक्टिव के तहत हमारे उस संविधान के को बनाने वाले लोगों को भी बताता है और उसको पालन करने वाले लोगों को भी बताता है। फिर आता है हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात करें
तो इक्वालिटी हमारा संविधान दो तरीके से हम लोगों को देता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी में क्या है, इक्वालिटी हम लोगों को बेसिकली ये बताती है कि एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ, एवरी वन इज इक्वल बिफोर दी लॉ, लॉ के सामने सब लोग इक्वल हैं। ये चीज आपका इक्वालिटी हम लोगों को बताती है, और ये भी कहती है कि किसी भी तरीके की सोशल इनइक्वालिटी, ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी को एंड किया जाए, और गवर्नमेंट जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सारे के सारे लोगों को, मतलब गवर्नमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सभी को। ठीक, इस चीज के बारे में अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा 9th पार्ट ऑब्जेक्टिव का, तो चौथा ऑब्जेक्टिव आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी में बेसिकली हम लोग दो चीजों की बात करते हैं, यूनिटी और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऐसा बताया गया है कि फ्रेटर्निटी ये कहता है कि जितने भी लोग हैं उन सबको एक फैमिली मेंबर, मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली की तरह बिहेव करना चाहिए, और अपने फेलो सिटीजन को इंफीरियर नहीं समझना चाहिए। ये चीजें फ्रेटर्निटी हमको बताता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से तीन चीजें जोड़ी गई। अब हम लोग पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा जो प्रियम्बल है उसको दो केसेस से भी रिलेट किया जाता है। तो पहले उन दो केसेस को थोड़ा जान लेंगे तो हम लोग आगे पढ़ना आसान हो जाएगा। पहला केस सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड है और हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, वो है बेरूबारी, बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन केस। और ये कब हुआ, ये 1960 में हुआ। यहाँ पे ये कह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट नहीं है और उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज कैन नॉट बी अमेंडेड। इसके बाद दूसरा केस होता है सुप्रीम कोर्ट में ही, केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस। ये होता है आपका 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको अमेंड किया जा सकता है, इसीलिए प्रियम्बल को सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, एक बार अमेंड किया गया है। ठीक है, और ये कब अमेंड किया गया है ये मैंने अभी आपको बताया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को इसको अमेंड किया गया। और इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि आई बटन में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक तरीके से इसमें हमारे प्रियम्बल में तीन शब्दों को ऐड कर दिया गया। कौन कौन से वो तीन शब्द थे, वो तीन शब्द थे आपके सोशलिस्ट, सेकुलर और तीसरा है इंटीग्रिटी। ये तीन शब्द हमारे प्रियम्बल में ऐड कर दिए गए। ठीक है, और इन्फोर्सिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, प्रियम्बल की इन्फोर्समेंट की बात करें, प्रियम्बल के किस चीज की, प्रियम्बल के इन्फोर्समेंट की अगर हम लोग बात करें, तो प्रियम्बल जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। ठीक है, नॉन इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, उसके साथ साथ it is neither the source of the power nor the restriction on the legislature, लेकिन इसको एक तरीके से लीगल इंटरप्रिटेशन
बोला जा सकता है, लीगल इंटरप्रिटेशन को एड करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ये किसी भी तरीके का पावर सोर्स या फिर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेजिस्लेशन के ऊपर। ठीक है, ये तो रही हमारे प्रियम्बल की बात। अब हम लोग आते हैं अपने सेक्शन 3 पे, सेक्शन 3 पे और इस वीडियो के पार्ट 2 पे। सेक्शन 3 में बेसिकली हम लोग सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। सेलिएंट फीचर्स of the constitution, salient features of the constitution। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ खास फीचर्स क्या हैं, और इनसे जो है एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे भी गए हैं। तो अगर हम लोग सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका पहला फीचर अगर देखें तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अगर रिटन और अनरिटन में हम लोग डिफरेंस देखें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही मैंने क्यों बोला, कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बोला, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक कंपाइल्ड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में सिस्टमैटिक फॉर्म में पर्टिकुलर रूल्स सेट्स कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। उसके साथ साथ इसको अमेंड करना इजी नहीं होता। लेकिन वहीं अगर अनरिटन की बात करें तो वो पहली बात तो नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होता है। मतलब लोगों ने उसको बैठ के लिखा नहीं है, लोगों ने उस पर कोई बातचीत नहीं की है, उसको बोल दिया गया, वो चल रहा है ऐसा। और उसके साथ साथ वो इजी टू अमेंड होता है, नॉन रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम लोग रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें कि कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और कौन सी का अनरिटन है, तो रिटन में तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा इंडिया ही है। वही अगर हम लोग अनरिटन की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है जो देश हम पे राज करके गया, यूके, ब्रिटेन। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे। 395 आर्टिकल के साथ 22 पार्ट्स थे। 22 पार्ट्स के साथ 8 शेड्यूल थे। 22 पार्ट्स के साथ क्या थे, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक, और आज की बात करें, ये तो ओरिजिनली हो गया कि जब ये बना, हमारा संविधान बना तब इतने थे। प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट में 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स हैं। पार्ट 7 जो है वो पहले ऐड हुआ था। पार्ट 7 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो पार्ट 7 को हटा दिया गया है और कुछ नए पार्ट्स ऐड हुए हैं, जैसे कि 4A, 9A, 9B और 14A। इन चीजों के बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत ध्यान से पढ़ने वाले। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा सेलिएंट फीचर है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म क्या होता है, बेसिकली फेडरलिज्म वहां एग्जिस्ट करता है जहां पे गवर्नमेंट के जो लेवल हैं वो एक से ज्यादा हो। मतलब गवर्नमेंट पार्ट्स में डिवाइड हो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, मतलब एक से ज्यादा हो। और हमारा इंडिया जो है वो बेसिकली 3 टायर गवर्नमेंट गवर्नेंस को फॉलो करता है। 3 टायर मतलब 3 तरीके पे गवर्नमेंट होती है। पहली सबसे नीचे आती है लोकल बॉडी या फिर लोकल गवर्नमेंट्स। उसके बाद आता है हमारे इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट के बाद आता है हमारा यूनियन या फिर सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में ये भी है कि स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट।
बट दे हैव अथॉरिटीज। मतलब फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में या फिर फेडरलिज्म में स्टेट्स सिर्फ लोकल बॉडीज और यूनियन के बीच में एक कड़ी नहीं है, मिटिगेटर्स नहीं है। स्टेट के पास भी पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। ठीक है। इंडिया जो है वो यूनिटरी बायस्ड फेडरलिज्म को फॉलो करता है। यूनिटरी बायस इंडिया हैज India has a federalism with unitary bias and a strong center. Strong center. ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम लोग अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट क्या होता है ये चीज भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। बाकी जब हम लोग आर्टिकल 356 और डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, 360 को पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को अमेंडमेंट और अच्छे से समझाऊंगा। तो अमेंडमेंट क्या है, एक तरीके से ये एक फॉर्मल चेंज है लॉ में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में। मतलब फॉर्मल चेंज इन एनी लीगल डॉक्यूमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन अमेंडमेंट। अब फेडरल फीचर्स की बात करें, फेडरल फीचर्स की बात करें तो फेडरल फीचर में आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म, ड्यूअल गवर्नेंस। वही यूनिटरी फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो यूनिटरी फीचर्स में आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, emergency provisions, appointed by अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर। ये चीजें यूनिटरी फीचर्स में आती है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि इंडिया हैज अ फेडरेशन विद अ यूनिटरी बायस बट स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है। तो फेडरलिज्म तो है इंडिया के पास, लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर्स भी इंडिया रखता है। और अगर हम लोग देखें कि फेडरलिज्म पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने क्या कमेंट दिए हैं, तो फेडरलिज्म पे केसी वियर ये बोलते हैं इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल है नेचर में, क्वाजी फेडरल है। उसके साथ साथ ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कह रखा है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया फॉलो करता है। ठीक है। वही मॉरिस मॉरिस जॉन्स ने कहा कि इंडिया जो है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म को फॉलो करता है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है इंडिया के फेडरलिज्म को लेके। ठीक है। इन चीजों को इतना ध्यान रखने की वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ, दिमाग में थोड़ा रखने से चीजें आसानी से हो जाती। ठीक है। और इंडिया का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी हम लोगों को फेडरलिज्म को बहुत अच्छे से बताता है। ठीक है। तो हमारा जो थर्ड फीचर, अगर हम लोग बात करें थर्ड फीचर की, तो थर्ड फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब जो प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट हमारे इंडिया को गवर्न करती है। और पार्लियामेंट की वजह से हमारे इंडिया में तीन सेपरेशन ऑफ पावर और डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी हमारे इस पार्ट में आ जाती हैं। ठीक है। इस पार्ट में आ जाती हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म में आप लोग एक चीज जान लीजिएगा कि नॉमिनल हेड जो हमारा है वो कौन है, और रियल हेड जो है हमारा वो कौन है। नॉमिनल हेड हमारे प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट इस समय कौन है वो आप मुझको कमेंट में बताइएगा। और रियल हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को तो आप सभी जानते होंगे, इंडिया पाकिस्तान के इस पर्टिकुलर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से। उसके साथ साथ अब इंडिया का जो और भी फीचर्स, अगर सेलियन फीचर्स की हम लोग बात करें तो एक फीचर हम लोग लिख सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप जो कि मैंने आप लोगों को यूनिटरी फीचर में बताई, सिटीजनशिप। ठीक है। फिर फिफ्थ आता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट
जुडिशरी, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे डीपीएसपी, डीपीएसपी के बारे में वीडियोस में भी हम लोग पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, ये भी आप लोगों को आई बटन पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके उस चीज को देख सकते हैं कि आर्टिकल 51A में क्या क्या दिया हुआ है, उन कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा इंडिया, हमारे सिटीजन्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग इंडिपेंडेंस, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी हमारे इंडिया का एक फीचर आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिकली सारे के सारे इंडियंस जो कि 18 साल के हैं या फिर उससे ऊपर हैं वो वोट कर सकते हैं, ये चीज़ इसको बताता है। अब हम आते हैं हमारी वीडियो के सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक तरीके से एसएससी बोनस है, एसएससी बोनस। अब आप लोग अगर मेरी वीडियो इतनी टाइम तक देख चुके हैं तो आप लोगों को कुछ बोनस भी मिलना चाहिए, ठीक। तो एसएससी के लिए कुछ बोनस फैक्ट्स को याद रखिएगा जो बार बार रिपीट हुए ही हैं, बार बार पूछे भी गए हैं, ठीक। तो इसमें ये जो बोनस फैक्ट है, तो पहला हम जानेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे B.R. अंबेडकर। ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को कहीं नोट कर लीजिएगा, वरना सिर्फ सुन लीजिए, आप लोगों को वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अगर हम लोग बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म कब हुई थी? वो फॉर्म हुई थी 1946 में। उसके टोटल मेंबर्स कितने थे? उसके मेंबर्स थे आपके 389। वुमेन मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें, वुमेन मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने थे? तो टोटल 15 वुमेन मेंबर्स थे, जैसे कि सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। उसके बाद पहला सेशन कब हुआ? फर्स्ट सेशन, फर्स्ट सेशन कब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? फर्स्ट सेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को। और लास्ट सेशन कब हुआ? लास्ट सेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होता है 24 जैन 1950 को, ठीक है। ये चीज़ है। उसके साथ साथ हमारे जो शेड्यूल है वो 8 से उठा के 12 कर दिए गए हैं, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बताई। उसके साथ साथ हमारा जो अभी तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं, टोटल अमेंडमेंट, टोटल अमेंडमेंट्स, ये मैं आप लोगों को 2025 तक के बता रहा हूँ। ये टोटल अमेंडमेंट है 105, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से। ये चीज़ें मैं आप लोगों को आगे भी बताता रहूँगा। तो ये हमारे सेक्शन 4 का एंड हुआ। इसके बाद हम आते हैं अपनी वीडियो के कंक्लूजन में, ठीक है। हम लोग आते हैं अपनी वीडियो के कंक्लूजन में, और इस वीडियो को एंड करते हुए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज हमने कंप्लीट संविधान के स्ट्रक्चर को देख लिया है, उसका विजन प्रियम्बल के थ्रू देख लिया है, उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स देख लिए हैं। इसके बाद हमारा जो इंडियन पॉलिटी है उसके लेक्चर्स का बेस तो मैंने आज आप लोगों का बना के क्रिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग होगा वो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज पे एक प्रॉपर लेक्चर रहेगा, जो हर एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। मतलब एक बार पूछा गया है, एक शिफ्ट में नहीं तो दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है, 2024 में भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आई हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक भी लेक्चर आपका मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इस पर्टिकुलर सीरीज से हेल्प मिले। ठीक है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। बाकी इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।